आपका पैरानीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। नमस्कार और आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम सब फूलों को देखते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें तोहफे में देते हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि एक फूल का असली मकसद क्या है? हाँ, मतलब उसकी पंखुड़ियों का रंग, उसकी खुशबू, ये सब किसके लिए? वही तो, ये सब असल में एक बहुत ही जटिल और जरूरी मिशन का हिस्सा है। बिल्कुल, और वो मिशन है प्रजनन। ये फूल की अगली पीढ़ी को दुनिया में लाने की एक शानदार रणनीति है। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार है एक छोटा सा कण, परागकण। आज हम इसी परागकण के सफर की कहानी पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास जीव विज्ञान की एक किताब के कुछ अंश है जो इस प्रक्रिया की परतें खोलते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि एक स्थिर पौधा जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, कैसे प्रजनन के लिए साथी ढूंढता है। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। परागण यानी पॉलिनेशन आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये पराग कणों का यानी पॉलन ग्रेन्स का, फूल के नर भाग परागकोश से मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया है। मतलब ये पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला और सबसे जरूरी कदम है। एकदम, इसके बिना आगे कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है ये प्रक्रिया भी कई तरीकों से होती होगी। स्रोत के अनुसार इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। जी, स्वयुग्मन, सजाती पुष्पी परागण और परनिषेचन। नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। हाँ, पर इनका मतलब बहुत दिलचस्प है। तो स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ही फूल के भीतर परागण, मतलब परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाता है। एक ही फूल के अंदर। तो इसके लिए तो जबरदस्त टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, इसके लिए जरूरी है कि परागकोश और वर्तिकाग्र, मतलब नर और मादा हिस्से, एक ही समय पर परिपक्व हों और एक दूसरे के इतने करीब हों कि ट्रांसफर आसानी से हो जाए। और कुछ पौधे तो और भी चालाक होते हैं, जैसे वायोला और कमेलिना। मैंने पढ़ा कि उनमें 2 तरह के फूल होते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उनमें एक तरह के फूल तो सामान्य फूलों की तरह खिलते हैं, जिन्हें उन्मील परागणी कहते हैं। और दूसरे होते हैं अनुन्मील्य परागणी, जो कभी खिलते ही नहीं, हमेशा बंद रहते हैं। कभी नहीं खिलते। ये तो अजीब बात है। तो फिर परागण कैसे होता है? वही तो मजा है, क्योंकि फूल बंद है, उसके परागकणों के पास बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। तो वो सीधे उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। एकदम, ये एक तरह की बीमा पॉलिसी है। अगर बाहर की दुनिया में परागण करने वाले कीड़े मकोड़े या हवा साथ ना भी दें, तब भी बीज तो बनेंगे ही बनेंगे। वाह, ये तो कमाल की बैकअप योजना है। तो ये हुई पहली रणनीति। अब ये दूसरी वाली, सजाती पुष्पी परागण, ये क्या है? इसमें परागकण उसी पौधे के एक फूल से निकलकर दूसरे फूल पर जाता है। रुकिए, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। अगर परागकण एक ही पौधे पर हो रहा है, तो ये तो आनुवंशिक रूप से स्वपरागण ही हुआ ना? आपका सवाल बिल्कुल सही है। जेनेटिकली ये स्वपरागण ही है, क्योंकि पूरा पौधा एक ही है। तो फिर इसे अलग क्यों गिना जाता है? क्योंकि प्रक्रिया के लिहाज से यानी फंक्शनली ये परपरागण है, क्योंकि परागकण को एक फूल से दूसरे तक जाने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जैसे कोई मधुमक्खी जो पहले एक फूल पर बैठे और फिर उसी पौधे के दूसरे फूल पर चली जाए। बिल्कुल, तो क्रिया परपरागण की है, लेकिन नतीजा स्वपरागण वाला है। समझी। और तीसरा, परनिषेचन या जीनोगैमी? ये तो फिर असली परपरागण ही होगा। जी हाँ, यही असली क्रॉस पॉलिनेशन है, जहाँ एक पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल तक पहुँचते हैं। इसी से पौधों में नई आनुवंशिक विविधता आती है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक का सफर तय कैसे करते हैं? इनके पास 2 तरह के वाहक होते हैं। एक है अजैविक यानी हवा और पानी, और दूसरा है जैविक यानी जानवर, जैसे कीड़े, पक्षी, चमगादड़ वगैरह। हवा से परागण, ये तो बहुत आम होगा, खासकर घासों में। हाँ, हवा से होने वाला परागण, जिसे एनेमोफिली कहते हैं, बहुत आम है। घासों और मक्के जैसी फसलों में यही होता है। और इसके लिए पौधों में कुछ खास अनुकूलन भी होते होंगे। जरूर होते हैं, जैसे परागकण बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो बर्बादी हो जाएंगे। सही बात। और ये बहुत हल्के होते हैं और चिपचिपे नहीं होते, ताकि हवा में आसानी से उड़ सकें। और फूल के मादा हिस्से को भी तैयार रहना पड़ता होगा। हाँ, वर्तिकाग्र बड़ा और पंख जैसा होता है, ताकि वो एक जाल की तरह हवा में तैरते परागकणों को पकड़ सके।
मक्के का भुट्टा, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ना? जी हाँ, भुट्टे के ऊपर जो सुनहरे रेशे होते हैं वो असल में उसके वर्तिकाग्र और वर्तिका ही हैं। अरे वाह! वो हवा से पराग पकड़ने के लिए ही लहराते हैं। हर एक रेशा एक दाने से जुड़ा होता है। कमाल है। और पानी से परागण के बारे में क्या? ये तो और भी दुर्लभ लगता है। ये बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर जलीय एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जैसे वैलेसनेरिया या समुद्री घास। तो पानी में ये कैसे काम करता है? वैलेसनेरिया में मादा फूल एक लंबी डंडी के सहारे पानी की सतह तक पहुंचता है। और नर परागण? वो पानी की सतह पर छोड़े जाते हैं, जो बहकर निष्क्रिय रूप से मादा फूल तक पहुंचते हैं। वाह! और समुद्री घासों में? कुछ समुद्री घासों में तो परागकण पानी के अंदर ही रिबन की तरह छोड़े जाते हैं। पानी के अंदर? हाँ। तो वो भीगकर खराब नहीं होते? नहीं, क्योंकि उनके ऊपर एक श्लेष्म मतलब म्यूकस जैसी चिपचिपी परत होती है जो उन्हें भीगने से बचाती है। मतलब एक वाटरप्रूफ कोटिंग? प्रकृति ने हर चीज का इंतजाम किया है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है। क्या? हवा और पानी से परागित होने वाले फूल रंगीन और सुगंधित क्यों नहीं होते? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें किसी को आकर्षित करने की जरूरत ही नहीं है। एकदम सही। उनका काम तो हवा और पानी ही कर देते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा मकरंद या खुशबू बनाने में खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात तो सही है, पर स्रोत में ये भी बताया गया है कि लगातार स्वपरागण से पौधों में अंतःप्रजनन अवसादन यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। हाँ, जिससे उनकी गुणवत्ता और जीने की क्षमता कम हो जाती है। तो पौधे इससे बचने के लिए क्या करते हैं? पौधे ने इसके लिए कई अद्भुत रणनीतियां या कई तरकीबें विकसित की हैं। जैसे कि? एक तरीका है कि पराग की रिहाई और वर्तिकाग्र की ग्रहणशीलता का समय अलग अलग हो। मतलब जब नर हिस्सा तैयार हो तो मादा तैयार ना हो, और जब मादा तैयार हो तो नर हिस्सा परिपक्व ना हो। अच्छा, टाइमिंग का खेल। और कुछ में परागकोश और वर्तिकाग्र की स्थिति ऐसी होती है कि वे एक दूसरे के संपर्क में ही नहीं आ पाते। एक ऊपर की तरफ मुड़ा है तो दूसरा नीचे की तरफ। मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग? आप कह सकती हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प है स्व असामंजस्य। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या है? ये एक आनुवंशिक ताला है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म। जेनेटिक ताला? हाँ, ये अपने ही परागकण को वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने से या फिर पराग नलिका को अंडाशय तक पहुंचने से रोक देता है। ये तो पौधों की अपनी इम्यून सिस्टम जैसा लग रहा है, जो अपने और पराये की पहचान कर सकता है। बिल्कुल। और एक और तरीका है एकलिंगी फूलों का उत्पादन करना। जैसे पपीते में होता है। नर और मादा पौधे ही अलग अलग। जी। इसे एक लिंगाश्रयी कहते हैं। इससे स्वपरागण का सवाल ही पैदा नहीं होता, पर परागण ही एकमात्र विकल्प बचता है। ठीक है, तो मान लीजिए पराग कण अपनी मंजिल यानी वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। उसके बाद क्या होता है? क्या कोई भी पराग कण काम कर जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही चयनात्मक मतलब सिलेक्टिव प्रक्रिया है। मतलब वर्तिकाग्र एक तरह का गेटकीपर है? हाँ, आप कह सकती हैं। स्त्री केसर में ये पहचानने की क्षमता होती है कि परागकण उसी प्रजाति का है या किसी और प्रजाति का। वो ये पहचान कैसे करता है? ये परागकण और स्त्री केसर के बीच एक तरह का रासायनिक संवाद है, एक मॉलिक्यूलर बातचीत। अगर परागकण गलत प्रजाति का है तो उसे खारिज कर दिया जाता है, और अगर परागकण सही है मतलब संगत है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। फिर वो अंकुरित होकर एक पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब बनाता है जो अंडाशय तक जाती है। और इसी पूरी प्रक्रिया को परागकण स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। जी, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। और मजे की बात यह है कि इसी ज्ञान का उपयोग करके इंसान फसलों को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम संकरण करता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, तो ये वही है जहां विपुंसन और बैगिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। हाँ। विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन में हम एक द्विलिंगी फूल की कली से परागकोश को चिमटी से हटा देते हैं ताकि वो खुद को परागित न कर सके। बिल्कुल। फिर उसे एक थैली, अक्सर बटर पेपर की बनी, से ढक देते हैं। इसे बैगिंग कहते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि कोई और अनचाहा परागकण उस पर ना आ जाए, उसे पूरी तरह से आइसोलेट करने के लिए। समझे। और फिर जब वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है तो हम अपनी पसंद के मतलब बेहतर गुणों वाले पौधे से परागकण लेकर उस पर डालते हैं और फिर से थैली लगा देते हैं। और इस तरह हम वांछित गुणों वाली नई किस्में विकसित करते हैं। जी, ज्यादा उपज देने वाली, बीमारियों से लड़ने वाली, बेहतर स्वाद वाली हजारों फसलें इसी तकनीक की देन है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? परागण सिर्फ परागकणों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। नहीं, ये रणनीतियों,
अनुकूलन, सहयोग और अस्तित्व की एक जटिल और खूबसूरत दुनिया है। ये हमें दिखाता है कि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। पौधे, हवा, पानी और जानवर सब मिलकर जीवन के इस चक्र को चलाते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। हाँ, स्रोत में जैविक परागकों जैसे कीड़े मकोड़ों, मधुपक्षियों का जिक्र है। दुनिया की ज्यादातर फसलें और जंगली पौधे इन्हीं पर तो निर्भर करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण या कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से इन परागकों की संख्या कम हो जाए, तो हमारी खाद्य आपूर्ति और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका क्या और कितना भयानक असर पड़ेगा। अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।